नमस्कार, खबरों की खबर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 26 अप्रैल का दिन, शुक्रवार की शाम, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दूसरे चरण की वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, उसका विश्लेषण करने का। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान लगभग पूरा हो चुका है। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गए। हमारे संवाददाता सभी 88 सीटों पर आज मौजूद रहे और पल पल की खबर दिन भर हम तक पहुंचाते रहे। वोटिंग कहीं कहीं बहुत अच्छी दिखी, पर वोटिंग कुछ इलाकों में, खासकर उत्तर भारत में, बहुत सुस्त भी दिखाई दी। क्या वजह है? वोटर अनमने हो गए हैं या फिर मौसम की मार है? अभी वोटिंग परसेंटेज जो आपको इस शो में हम दिखाने वाले हैं 2024 के आंकड़े, वो ज़्यादातर प्रोविजनल आंकड़े होंगे। ये मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ। हालांकि 2019 के मुकाबले अब तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वोटिंग के, वो कम ही हैं। पहले दौर में 2019 में इन 88 सीटों पर करीब 8% अब तक मतदान कम होने की रिपोर्ट है। यानी बीती बार करीब 70% मतदान हुआ था इन 88 सीटों पर 2019 में, जो इस बार 62% के आसपास अभी प्रोविजनल वोटिंग में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वोटरों को जागरूक करने के लिए बहुत अभियान चलाए गए, चुनाव आयोग ने चलाए, मीडिया हाउसेस ने चलाए, राजनीतिक पार्टियों ने चलाए, लेकिन अभी भी सुस्ती की खबर मिल रही है। आज हम दूसरे दौर में जो मतदान हुआ है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे शो के दौरान, जो एक एक चीज़ का विश्लेषण करेंगे। पूरी ज़्यादातर क्रूशियल सीटों राज्यों में हम जाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में संजय कुमार जी मौजूद हैं, जो कि को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के। स्वागत है आपका संजय जी। संदीप शास्त्री इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। और नरेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कुछ देर बाद वो भी इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तीनों के साथ हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे, राज्य भर आंकड़े आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है लोकसभा के चुनावों में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, आज दिन भर में क्या क्या हुआ। कुछ शानदार ग्राफिक्स हमारी टीम ने, रिसर्च डेटा हमारी टीम ने निकाला है, वो आपके सामने रख देते हैं और फिर बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए, जो वोटिंग परसेंटेज है उसके बारे में एक बार आपको दिखा देते हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले कितना मतदान अब तक हुआ है, 3 बड़ी बातें जो है वो खास तौर पर उसकी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम आंकड़ा देखें 2019 में ये आंकड़ा करीब 70% पे था और अभी तक जो ताज़ा आंकड़ा अब अपडेट होकर आया है वो 63.8 का है। यानी करीब करीब 6% मतदान कम होने की अब तक का अनुमान है। दूसरा फिगर, किन इलाकों में, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ और किन जगहों पर सबसे कम मतदान हुआ, वो फिगर भी आपके सामने रख देते हैं। वो राज्य कौन से हैं? मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक त्रिपुरा में अभी तक सबसे अधिक मतदान की खबर है, करीब 78%, और उत्तर प्रदेश में सबसे सुस्त मतदान की खबर है, करीब 53%। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में, करीब करीब 25% का वोटिंग का। तीसरा है, कौन सी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ और कौन सी सीट है जहां पर सबसे कम मतदान हुआ। लोकसभा सीट की, इन दूसरे चरण की सीटों की बात कर रहा हूं मैं, और वो आंकड़ा भी आपके सामने अब आ गया है। वो है त्रिपुरा पूर्व की सीट, जहां पर सबसे अधिक अभी तक 78.1 मतदान होने की खबर आ रही है, और दूसरी सीट है सबसे कम वाली, वो है रीवा की, जहां पर केवल 45.9% का वोटिंग का अनुमान अब तक चुनाव आयोग के आंकड़ों से हमको पता चला है। अभी मैं क्लियर कर दूं, ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, इनमें अपडेशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर वोटिंग कुछ बूथ से आ रही है और खबर हम तक पहुंचने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है। आज के शो के दौरान मैं ये इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, अगले 1 घंटे में हम राज्यवार तरीके से 88 सीटों का आकलन करने वाले हैं। कुछ बड़े सवाल पर हम तवज्जो देंगे, जिससे अब एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे। कौन कौन से वो अहम सवाल हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। मतदान घटने और बढ़ने के मायने क्या हैं? क्या इससे आकलन किया जा सकता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है या हार सकती है? एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आज चर्चा में आने वाला है वो है केरल को लेकर। केरल की सभी 20 सीटों पर आज मतदान हो गया। केरल राज्य वो है जहां पर बीजेपी ने इस मुकाबले को ट्रायंगुलर बना दिया है। तो क्या बीजेपी का खाता पहली बार केरल में खुलेगा, उस पर हम खास तवज्जो करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल होगा आज की चर्चा में, वो है दक्षिण का एक और राज्य है कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत कर आई है 1 साल पहले। उस कर्नाटक में क्या कमाल कांग्रेस दिखा पा रही है, या फिर बीजेपी ने जो 19 में किया था वही कमाल वो दोहराएगी, उसका आकलन करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ।
अगला हमारा तवज्जो होगा, हमारा फोकस होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चुनाव की तमाम सीमाएं टूट चुकी हैं क्योंकि दो बड़ी पार्टियों में इन 5 सालों में विघटन हो चुका है, शिवसेना और एनसीपी। महाराष्ट्र में आज जो मुकाबला हुआ 8 सीटों पे, उनमें 6 सीटें ऐसी थी जहां शिवसेना वर्सेस शिवसेना था, यानी एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे था। तो आज की ये तय होगी चीज़ कि कौन सी शिवसेना असली है। आज की वोटिंग से वो तस्वीर की झलक निकलकर सामने आ सकती है। अगला राज्य जिस पर हम फोकस करने वाले हैं वो होगा राजस्थान का। राजस्थान में चुनाव पूरा हो गया इन 2 चरणों में। 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने लगातार 14 में और 19 में हैट्रिक बनाई है 25-0 की। क्या इस हैट्रिक को बीजेपी रिपीट करेगी? एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अब 189 सीटों पर मतदान 543 में से पूरा हो गया है। करीब करीब 1/3 लोकसभा की सीटें तय हो चुकी हैं। क्या होगी पार्टियों की स्थिति, उस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस चर्चा के दौरान आने वाली है फोकस में, कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा टारगेट अपने लिए रखा है 370 का। तो मिशन 370 के लिए बीजेपी क्या इन 2 चरणों से अनुमान लगा सकती है कि वो इस मिशन को कामयाबी से पा पाएगी या नहीं पाएगी? इन 7-8 सवालों पर हम फोकस करने वाले इस 1 घंटे के दौरान। लेकिन उसके पहले मैं आपको ले चलना चाहूँगा वापस एक महत्वपूर्ण खबर की ओर जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करना। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बात हम चुनावों की कर रहे हैं और चुनावों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव किस तरीके से हो। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने सुनाया है। तमाम याचिकाएं जो थी, ईवीएम को चैलेंज करने वाली, बैलेट पेपर का डिमांड करने वाली, वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने वाली, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। बहुत बड़ा फैसला सुनाया और 100% ईवीएम वीवीपैट का पर्ची का मिलान नहीं होगा, ये साफ कर दिया अदालत ने। लेकिन 2 बहुत अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं चुनाव आयोग को लेकर और चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, पहले इस पर फोकस करते हैं और फिर दूसरे दौर के मतदान का विश्लेषण करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। ज्यादा बड़े बिहार के अररिया में भाषण दे रहे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष को घेरने में देर नहीं की। दूसरे दौर की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी जिनमें ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग की गई थी। बैलेट पेपर से चुनाव करने की अर्जी भी खारिज कर दी। न्यायालय ने हमारी मांगे स्वीकार नहीं की हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बैलेट पर बारकोड लगाया जा सकता है ताकि वीवीपैट पर्चियों की गणना मशीन द्वारा यांत्रिक रूप से की जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने बैलेट पेपर पर वापस जाने के रेट्रोग्रेड स्टेप को सख्त मनाही कर दी कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। दूसरे, उन्होंने अनावश्यक 100% वीवीपैट स्लिप काउंटिंग करने के लिए भी मनाही कर दी कि इसकी आवश्यकता नहीं है। 2 जजों की पीठ ने सहमति से दिए फैसले में चुनाव आयोग को दिशा निर्देश भी दिए। ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील कर कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाए। इन कंटेनरों को नतीजों के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाए। अगर परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार नंबर 2 और 3 लिखित अनुरोध करते हैं तो ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांच की जाएगी। इसका खर्च शिकायतकर्ता उम्मीदवार देगा। ईवीएम से छेड़छाड़ पाए जाने पर यह खर्चा वापस किया जाएगा। अदालत ने चुनाव आयोग से वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए
इलेक्ट्रॉनिक मशीन और चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड के सुझाव की भी जांच करने को कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि अब ईवीएम विवाद को विराम देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव में भरोसा जगाने के लिए वीवीपैट के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक मुहिम जारी रखेगी। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, लेकिन ईवीएम को लेकर ये लड़ाई अभी पूरी तरह थमी नहीं है। अब इंतजार ईवीएम वीवीपैट को लेकर लड़ाई के अगले दौर का रहेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा और कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, तमाम धारणाओं को, तमाम मिथ को दूर करता हुआ कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, मतपत्रों से होना चाहिए, वो खारिज हो गया। खैर, अब आते हैं आज की वोटिंग के ऊपर। क्या आज वोटिंग कैसी रही, उसका क्या आकलन निकलना चाहिए, क्यों वोटर कम बाहर निकल रहे हैं। 3 एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, संजय कुमार जी, संदीप शास्त्री जी और नरेश कौशिक जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आप दोनों, संदीप जी और नरेश जी को मैं विंडो में देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरा पहला सवाल संजय जी आप ही से है। मतदान घटने का क्या मतलब है? अगर ये वाकई में 4-5% का अंतर पड़ रहा है 19 के मुकाबले, तो ये किस तरह के, किसके लिए अच्छी खबर है? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि अच्छी खबर किसके लिए है। वोटरों के लिहाज से देखें तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वोटर निकल के नहीं आए। एक और तो साफ साफ इशारा है कि थोड़ी उदासीनता है चुनाव में। अगर हम पिछले 2019 के चुनाव से तुलना करें तो उदासीनता साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन ये किस ओर इशारा करता है, कहने का मतलब किस ओर संकेत दे रहा है कि फ़ायदा किसको होगा, इलेक्टोरल गेन्स किसको हो सकते हैं, नुकसान किसको होता है, ऐसा कोई सीधा सीधा संबंध होता ही नहीं है। आपका टर्नआउट गिरता है, फिर भी सरकारें दोबारा जीत के आती है और सरकारें हारती भी हैं। टर्नआउट बढ़ता है, फिर भी सरकारें जीतती और हारती दोनों हैं, और आंकड़े बिल्कुल बराबर बराबर दिखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 20-80 का रेशियो है, लगभग 50-50% ऐसे दोनों। मैं फिगर दिखा भी रहा हूँ कि 5 बार ऐसा हुआ कि मतदान बढ़ा है, 4 बार सरकार बदली है, और मतदान घटा है, माफ करेगा, 5 बार मतदान घटा है और 4 बार सरकार बदल गई है। और इसी तरीके से मतदान 7 बार बढ़ा है तो 4 बार सरकार बदली है। ये अब तक का बीते 17 लोकसभा का आंकड़ा है। अब नरेश जी, आपका आकलन क्या कहता है? मैं आपको लेके आना चाहूंगा। मतदान का फीसद फर्स्ट फेज में भी कम हुआ, करीब करीब 7-8%, आज भी दिखाई दे रहा है। अब तक के जो प्रोविजनल आंकड़े आए हैं 6% के आसपास भी कम वोटिंग दिखाई दे रही है। क्या कहता है आपका आकलन, किसके लिए ये फायदा या नुकसान हो सकता है? ये तो कहना मुश्किल है कि इसको किससे लाभ होगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता रहा है कि कम से कम अब पिछले कुछ चुनावों को छोड़ दें, जो ऐतिहासिक रूप से ये रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको थोड़ा सा उसके प्रति जो है लोगों का उत्साह थोड़ा कम होता है। जो नई सरकार आने की जिसकी संभावना होती है, जिसका ज्यादा रुतबा दिखता है लोगों को, उसके पक्ष में मतदान ज्यादा करते हैं लोग। तो जो ज्यादा प्रतिशत जो है जो दूसरी पार्टी को मिलता हुआ दिखता है उसका लाभ। लेकिन जैसा अगर आपने खुद कहा कि इस तरह से पिछले कुछ समय से तो ऐसा नहीं हो रहा है, और ये कोई एक परिपाटी नहीं है। लेकिन ये बात आपको मान लेनी होगी कि जो हमारा जो मतदाता है भारत का, वो बहुत ही चतुर है। वो जो है बहुत ध्यान से वोट करता है। अब आप ये देखिए, वोटर 3 तरह के हैं। एक तो वो है जिसने सत्ता पक्ष को के यानी भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के पक्ष में वोट देने का पहले से फैसला किया हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या कहता है या और चीजें क्या हैं, तो वो उनको वोट देगा। इसी तरह से जो विपक्ष के वाला जो मतदाता है, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए जो मन बना चुका है, वो है। लेकिन जो असली लड़ाई वो होती है, जो स्विंग वोटर है, वो किसकी तरफ जाता है। तो मैं उस पर भी आता हूं नरेश जी। मैं आंकड़े भी दिखाते चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, कुछ देर पहले का ट्वीट है, और वो ट्वीट इशारा कर रहा है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो शायद इस अब तक की जो 2 फेज की पोलिंग हुई है वो उनको खुश कर रही है। तेजस्वी यादव का ट्वीट हमारे सामने है। वो ये कह रहे हैं, पूरे ट्वीट को अगर एक बार पढ़ के देखा जाए, कि अब प्रधानमंत्री ने 400 का नारा लगाना बंद कर दिया है। ये क्या इशारा कर रहा है? क्या
जो एक बड़ा जुमला चलता है आजकल मजाक में कि देख रहे हैं ना विनोद ये क्या हो रहा है। खैर उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, उसके आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। आज पोल परसेंटेज जो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान था यूपी में, उसमें 5 के फिगर हमारे पास हैं और करीब करीब 7 से 14% के मतदान में कमी आई है। मथुरा तो ऐसी सीट है जहां से हेमा मालिनी लड़ रही थी, वहां पे बहुत बड़ा अंतर आया है वोट परसेंटेज में। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, संदीप जी आपको लेके आना चाहूँगा चर्चा में। उत्तर भारत में, आप तो खैर बेंगलोर में हैं, आपके यहाँ तो वोटिंग अच्छी हो रही थी सुबह, लेकिन उत्तर भारत को आप वहाँ से कैसे देखते हैं? ये मौसम ही असली विलेन है, ये सुस्ती क्यों है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे आप कौन सी मौसम के बारे में बात कर रहे हैं वो सोचना पड़ेगा। ये अगर आप ये गर्मी की बारे में बात कर रहे हैं, उस कारण से लोग घर से बाहर नहीं आ रहे हैं वोट करने के लिए, वो एक वजह है। या एक पॉलिटिकल हीट जो है वो उतनी नहीं है, वो पॉलिटिकल गर्मी जो होनी चाहिए उतनी नहीं है, वहां पे ज्यादा सुस्ती है, क्या वो कारण है? जो भी पक्ष हो, पार्टीज ने उतना इन्फ्लुएंस वो कर नहीं सके हैं। जहां पे ये लोअर वोटर टर्नआउट होता है, कमिटेड वोटर्स तो शायद वोटिंग के लिए जाते हैं, जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो अनडिसाइडेड होते हैं, शायद वो इतना चुनाव के लिए नहीं जा रहे हैं। और संजय जी ने जैसे कहा, ऐसा कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि अगर कोई किसी चुनाव में मतदान कम हो तो रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन को फेवर होता है, ऐसा कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं दिखेगा। ये बुरी खबर जरूर एक बात की है कि इंडियन वोटर स्टिल कंटिन्यूज टू बी इंडिफरेंट, वो एक बुरी खबर है जो इस लोअर वोटर टर्नआउट से दिख रही है। और एक छोटी बात, कई जगह नेशनली इस लोअर वोटर टर्नआउट हायर वोटर टर्नआउट पे कुछ हम कह नहीं सकेंगे, पर स्पेसिफिक एरियाज में वो एक कुछ संकेत हो सकता है। अगर महाराष्ट्र में जहां शिवसेना के 2 गुटों के सॉरी बीच में टोक रहा हूं, मैं राज्यवार तरीके से आता हूं आपके पास। अभी मैं स्पेसिफिकली यूपी बिहार की बात कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास ग्राफिक्स तैयार है केरल का। केरल में उसके फिगर हमको दिखा देने चाहिए। केरल में पूरी की पूरी 20 सीटों पर मतदान हो गया आज। और संदीप जी, सवाल मेरा आप ही से है, केरल के बारे में आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में मैं आऊंगा आगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। केरल में 20 सीटों पर मतदान हुआ, बीजेपी ने इसको ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना दिया, यूडीएफ एलडीएफ के बीच में बीजेपी ने एंट्री मारी है। क्या बीजेपी कुछ गेन कर रही है केरल में, कर सकती है? यहाँ केरला में जरूर वोटिंग इंक्रीज रही है, बट उसका कारण एक तीसरा पक्ष या तीसरा खेमा आने से केवल नहीं हो सकता है। वो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स भी आपको देखना पड़ेगा। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, एलडीएफ की सरकार राज्य में है, एलडीएफ ये कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में भी हम अच्छा करें। यूडीएफ की प्रयत्न ये रही है कि हमारी पिछले बार हमारा परफॉर्मेंस क्या था उसी को हम वापस लाएं। तो यहाँ पे ये दोनों कारणों हो सकते हैं, इमरजेंस ऑफ ए थर्ड फोर्स इन दी पॉलिटिक्स, राज्य के पॉलिटिक्स में। और दूसरी बात, संजय जी, एक बड़े अलायंस, लेट मी इंक्लूड अदर्स आल्सो। संजय जी, 5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के पास, जहां बीजेपी ने 19 में 20% से ऊपर वोट पाया था, जो ग्राफिक्स चल भी रहा है। क्या बीजेपी इस वक्त केरल में इनरोड्स बना रही है? इनरोड्स तो जरूर बना रही है। अगर आप सीट्स, हाँ, पूरी बात कह लूं, इनरोड्स तो जरूर बना रही है अगर आप जनाधार के आधार पर देखें तो। और जनाधार का मतलब क्या, उनका वोट बढ़ रहा है, निश्चित रूप से वोट बढ़ रहा है। अब सवाल है कि जिन 5 सीटों का आपने जिक्र किया, यही सारी सीटें हैं जिस पर इस बार भी चर्चा हो रही है। वही तिरुवनंतपुरम, वही तिरुसूर, वही पालाकाड। अब सवाल यह है क्या कि इनमें से कोई सीट बीजेपी जीत सकती है? कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है कि इन सीटों पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। मैं आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा अगर बीजेपी इन सीटों पर नंबर 2 हो जाए, या एक आध सीटें जीत भी सकती है। मैं कर्नाटक की तरफ चलता हूं। कर्नाटक की फिगर भी हमारे पास है। कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 जीती थी 2019 में, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस ने पूरा पलट दिया उसको और बहुत बड़ी जीत सिद्धारमैया ने हासिल की। नरेश जी, अगर कर्नाटक के बारे में बात करूं तो कर्नाटक की वजह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो दक्षिण में एंट्री करती है। क्या आपको लगता है कर्नाटक, केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को मिशन 370 को दिला सकते हैं? ये
देखिए, मुझे केरल के बारे में तो मुश्किल लगता है। केरल में जैसा कि इससे पहले वक्ता ने कहा, जो उनके वोट तो बढ़ेंगे लेकिन सीट मिल पाएगी कि नहीं, इस पर बहुत लोगों को संदेह है। अगर उनको एक या दो सीट भी मिल जाती है, एक भी सीट मिलती है केरल में, तो बीजेपी अपना खाता खोल लेगी और वो ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक का अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ समय का, उसमें विधानसभा में जिस तरह से वोट होता है, लोकसभा का वोट उससे अलग रहा है। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से वोट हो सकता है, हाल बावजूद इसके कि कुछ ही समय पहले वहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और उसकी वजह यह है कि केंद्र में जो सरकार है वो पूरे देश पर शासन करती है, और राष्ट्रीय मुद्दों पर की जब बात होती है तो मतदाता, खासकर कर्नाटक का जो मतदाता है, वो जो केंद्र की मजबूत सरकार के पक्ष में वोट देता हुआ दिखता है। ये पहले भी हो चुका है और इस बार भी हाथ हो सकता कंगन है। को आरसी क्या? नरेश जी, मेरे साथ संदीप शास्त्री जी बैठे हुए हैं, उनका तो वही के रहने वाले। संदीप जी, कर्नाटक के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं आपसे, क्या कर्नाटक की, जैसे पिछली बार कर्नाटक में कमाल किया था बीजेपी ने, तमिलनाडु पूरा हो चुका है, केरल पूरा हो चुका है, कर्नाटक की आधी सीटें हो चुकी हैं, बीजेपी के लिए मिशन 370 में ये राज्य बहुत अहम है, क्या वहां पहुंच रही है गाड़ी? आज जिन 14 सीटों पे वोटिंग हुआ है, उनमें से 13 सीट बीजेपी या जेडीयू और या बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंस ने पिछली बार जीता था। सो इस बार इन 14 सीटों में बीजेपी का यही प्रयत्न है कि पिछली बार जैसे हमने किया वही हम रिटेन करने का एक प्रयत्न करें। इस बार कांटे की टक्कर इस 14 सीटों में आप देख रहे हैं। एक तरफ से बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेके इस चुनाव में वो आगे गए हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने राज्य के 5 वादों को ध्यान में रखते हुए जा रही है। तो ये दो नैरेटिव्स जो कर्नाटका में देख रहे हैं आप, वोटर कौन सा नैरेटिव को चूज करेगा, और इसमें जो अभी नरेश जी ने कहा कि कर्नाटका में मतदार केंद्र और राज्य चुनाव में ठीक फैसला करता है। 2013-14 में देखा हमने, 18-19 में देखा, और पिछले साल कांग्रेस की सरकार जरूर कर्नाटका में आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले 20 वर्षों में एक ट्रेंड हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में लोगों की एक अप्रोच विधानसभा चुनाव से काफी अलग होती है। मैं एक चीज जो संजय जी आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि करीब करीब 1/3 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है 189 543 में से। अभी तक के जो 2 फेज हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, 370 का टारगेट पूरा होता दिखता है? देखिए, 370 का टारगेट तो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसके अलावा कोई और संकेत ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये मान लीजिए 2 फेज के चुनाव नहीं भी होते, तब भी मुझे लगता था 370 का जो आंकड़ा है वो एक टारगेट है। जैसे कोई स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो एक टारगेट रखता है, भले ही कमजोर भी अगर होता है, साइंस का विद्यार्थी है, मैथ्स पढ़ता है तो बोलता आईआईटी क्रैक करना है, बायोलॉजी पढ़ता है तो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है। तो वैसे ही एक आप टारगेट रखते हैं, तो जब आप टारगेट रखते हैं तो उसके एक डायरेक्शन में काम करते हैं। 370 तो मुझे कभी भी लगा नहीं कि बीजेपी वहां पहुंच सकती है। नरेश जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अब इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस वो नैरेटिव नहीं बना पा रहा है कि भाई मोदी के सामने ये चेहरा होगा, मोदी की नीतियों के सामने ये प्रोग्राम्स होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कॉमन चेहरा नहीं है? क्या आपको लगता है कि उसका जो वोटर है वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है वोटिंग बूथ तक लाने के लिए? ये एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस समय कमजोर है, और एनडीए का जो नेतृत्व है वो मजबूत है। अब अगर आप इंडिया अलायंस देखें तो इंडिया अलायंस में इन लोगों को दरअसल अपने अपने मैनिफेस्टोज अलग अलग कर रहे हैं। करना ये चाहिए था कि इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले से बनाकर और एक घोषणा पत्र
उनको एक इंडिया गठबंधन की तरफ से लाना चाहिए था और एक ऐसा व्यक्ति इनको चुनना चाहिए था जिसको ये कहते कि ये हमारा नेता है। लेकिन वहां तो हर दल का जो अध्यक्ष है, नेता है, वो अपने को एनडीए इंडिया का नेता समझता है, तो इसलिए वो संभव था भी नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और उस अगर आप तुलना करें नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो इस समय बहुत मजबूत है। वो देश के काफी लोकप्रिय और पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और उनको दुनिया में भी जाना जाता है। मैं यहाँ लंदन से आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पर भी भारत के इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है। लोग बहुत ही नजदीक से इसको देख रहे हैं, बाकी देशों में भी उत्साह है। और एक जहां तक पश्चिमी देशों की बात है, वो एक कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। उनको लगता, उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे जी। तो वो कैसे डील करना है। हालांकि बाकी जो कोई भी सरकार आएगी लोकतांत्रिक रूप से चुनकर, उसके साथ वो डील करेंगे। लेकिन मैं एक यही ये सवाल बात है संजय कि जी के पास लेके जाना चाहता हूं। संजय जी, बीजेपी का काडर मोटिवेटेड फील करता है तो वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। 14 में देखा, 19 में देखा, दोनों जगह बीजेपी को फायदा हुआ। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी का वोटर को मान के चल रहा है कि हमको तो चुनाव जीतना है, उधर पता नहीं है कि हमको चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना है, तो हम जाएं क्यों? क्या ये भी एक अनमना होने की वजह हो सकती है? ये हो सकती है वजह। आपने दोनों ओर इशारा किया और ये फैक्ट हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का वोटर को लग रहा है कि जीत तो रही है पार्टी, तो चलो कोई बात नहीं, ना भी जाए तो चलेगा। और अगर दूसरे पक्ष को देखें, उन्हें उम्मीद नहीं है कि हम हरा सकते हैं, तो ये भी लगता है जाके फायदा क्या। ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन कुछ और छोटे छोटे फैक्टर हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, बेंचमार्क बहुत ऊपर है। हम 2019 से तुलना कर रहे हैं। अगर आप 2019-14 को किनारे कर दें, 19 एक अलग तरह का चुनाव था। 19 जैसा चुनाव बहुत कम हुए हैं टर्नआउट के दृष्टिकोण से। 68%, एवरेज टर्नआउट देश में 60% रहा है। 60 से तुलना करें तो आपको लगेगा चुनाव में तो टर्नआउट बढ़ गया, 4% बढ़ गया। और दूसरा, शुक्रवार को चुनाव, अगर आप कर्नाटक के चुनाव के घोषणा की बात करें, उस वक्त हमारे सीईसी ने कहा था कि मैं बुधवार को चुनाव कर रहा हूं, शुक्रवार और सोमवार अच्छे तारीख नहीं, अच्छे दिन नहीं होते चुनाव, छुट्टी मिल जाती, लंबी छुट्टी। और पता नहीं क्यों 7 चरणों के चुनाव में 2 शुक्रवार है और 2 सोमवार है। मैं आगे बढ़ता हूं, महाराष्ट्र के आंकड़े भी आपके सामने रखता हूं, जिस महाराष्ट्र का जिक्र बार बार संदीप जी कर रहे हैं। संदीप जी, ये फिगर देखिएगा महाराष्ट्र में कि आज जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ है महाराष्ट्र में, उसमें 6 सीटें विदर्भ की हैं और वो 6 सीटों में सीधा मुकाबला था शिवसेना का। एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो अब असली हो गई है, और उद्धव ठाकरे की सेना का जो अब असली नहीं बची है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज क्या, संदीप जी आपसे ही, क्या असली शिवसेना की पहचान हो पाई पहले महाराष्ट्र के इस दूसरे दौर के मतदान से? जब चुनाव का नतीजा निकलेगा वो हमें साफ दिखाएगा, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है, वो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि मतदार के मन में कौन सा असली शिवसेना है। वो शायद फैसला इन क्षेत्रों के एवरेज वोटिंग महाराष्ट्र में इन 8 सीटों पर कम हुई है। जस्ट टू अपडेट यू, एवरेज वोटिंग करीब 8 से 10% कम हुई है इन 8 सीटों पर। अगर कम भी हुई है, ये दोनों शिवसेना के ग्रुप्स में कौन सा शिवसेना अपने वोटर्स को ज्यादा पोलिंग बूथ पे लेने में सफल हुआ है, उसका एक शायद वो प्रदर्शन करेगा। नरेश जी, महाराष्ट्र में मैं बात कर रहा हूं तो क्योंकि अभी तक पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, मुंबई की सीटें सामने नहीं आई हैं, महाराष्ट्र में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। आपको लगता है कि बीजेपी असेस कर रही है कि कौन से, किसके पास जाएं, हम अजीत पवार के साथ जाएं या एकनाथ शिंदे के जाएं या खुद इन सीटों को रखें? क्यों यह असमंजस दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र स्पेसिफिक? देखिए, महाराष्ट्र तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि वहां जो जितनी 48 सीटें हैं वो बहुत बड़ा नंबर है। और उस लिहाज से ये जो शिवसेना में जो दरार आई है, शिवसेना जो में जो दो फांक हुई हैं, उसमें ये पहली बार ये पता चलेगा कि दरअसल शिवसेना असली क्या है। क्योंकि ये
पहली बार हो रहा है कि ये उद्धव वाली जो शिवसेना है वो अब बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी को भी उसका समर्थन नहीं है, और ये एक तरह का जिसे कहते हैं ना कि डार्क एरिया है। तो इसको अभी हम नहीं ये बता सकते 2 फेज के बाद में, लेकिन जो है जो वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये जो है अब पता चलेगा कि अब आगे जो फेज बनते हैं, मेरे ख्याल में 3 फेज इनके और महाराष्ट्र के बाकी हैं जिसमें चुनाव होना है। तो उसमें ये तय होगा कि दरअसल ये जो गठबंधन है ये किस तरफ जाता है, और जो इंडिया गठबंधन है वो भी दरअसल टूटा हुआ है क्योंकि एनसीपी टूट गई है। नरेश जी, मैं बीच में टोकता हूँ, आपको मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट भी करना है, बुलेटिन का समय लिमिटेड होता है। लेकिन राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के फिगर भी हमारे पास हैं। राजस्थान में खास क्या है, 14 और 19 दोनों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, जिसको कहते हैं ना झाड़ू लगा दी पूरी की पूरी, 25-0 25-0। क्या संजय जी इस बार 25-0 हो रहा है? क्योंकि इस बार यहाँ भी वोट परसेंटेज गिरा है, इस बार पुलवामा नहीं है, इस बार सैनिकों वाली मान सम्मान और राष्ट्रवाद वाली चीज नहीं है। सुमित जी, एक चीज तो निश्चित है, बीजेपी उससे ऊपर नहीं जा सकती, ये तो निश्चित है। नीचे जाने की गुंजाइश काफी हद तक गुंजाइश है, नीचे जा सकती है। कितनी नीचे जाएगी इसका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। क्या बीजेपी 2 सीटें हार सकती है, 5 हार सकती है या 10 हार सकती है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है इस वक्त। लेकिन बीजेपी के नुकसान की गुंजाइश बनती हुई दिखाई पड़ती है। मैं एक सवाल आप तीनों से लेता हूं वाइंड अप करने के पहले, क्विक आंसर चाहूंगा। पहला सवाल संदीप जी आप ही से है, 370 हाँ या ना और 300 हाँ या ना? 370 जैसे संजय जी ने कहा एक लक्ष्य था और हमेशा हम लक्ष्य तक पहुंचते नहीं हैं। 300 का आंकड़ा, ऑफ कोर्स 300 से मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 305 और 325 के बीच में लोग आजकल देख रहे हैं। और वो नरेश कौशिक जी, इंडिया अलायंस क्या 273 तक पहुंच सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिया अलायंस पहुंच पाएगा। इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि 100 से 150 के बीच में कहीं होगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। संजय जी? नहीं, मेरी शिकायत है नरेश जी से, आपने बहुत सरल सवाल पूछ दिया क्योंकि उसका उत्तर बहुत सरल था कि क्या इंडिया अलायंस पहुंच सकता है? आपसे कठिन पूछ लेता हूं, क्या इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिकली 70 तक पहुंचेगी? मुश्किल लगता है, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। तो ये तीनों एक्सपर्ट की राय आपने सुनी, और इनकी राय पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जानता है इन तीनों चेहरों को, और इनके हिसाब से अब तक की क्या चुनाव की परिस्थिति नजर आई है शुरू के 2 फेजों में, वो समझ में आया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी, नरेश जी और संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर, लेकिन चुनाव की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट से चुनावी रंग है, बने रहिएगा, तुरंत लौट के आते हैं। दूसरे दौर में 88 सीटों पर वोट डाले गए हैं। छिटपुट हिंसा के बीच मतदान पूरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कुछ बूथों पर आज हंगामा भी देखने को मिला। हंगामा करने वाले कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के हैं। जगह है बंगाल में बालूर घाट का एक पोलिंग बूथ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। विरोध बिहार के किशनगंज में भी नजर आया, लेकिन बिना हंगामे के। आमौर प्रखंड की आधार पंचायत के सभी बूथों पर वोटरों ने मतदान का बॉयकॉट किया। आजादी के बाद से लेकर अब तक सड़क न बन पाने के विरोध में उन्होंने ये कदम उठाया। यहाँ पे हर कैंडिडेट को काम मौका दिया है, चाहे वो कांग्रेस से हो या जेडीयू से हो या बीजेपी से हो या एमआईएम से हो, लेकिन सब आश्वासन दिया है, काम कोई नहीं किया। इसलिए यहाँ का आदमी ये चाहता है पहले वोट फिर वोट। समस्या ये है कि अधांग पंचायत से चौथ तरफ से घिरा हुआ, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं आज? वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। 75 साल हो गए हम हिंदुस्तान में आज़ाद बोलते हैं, आज़ादी है, तो अब तक आज़ाद नहीं हुए हम लोग। किस कारण से हम लोग वोट गिराएंगे? इसी का आश्वासन में वोट का बहिष्कार करते हैं। जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं।
हल्का फुल्का विवाद राजस्थान के राजसमंद में भी नजर आया, जहां रेल मगरा में बाएं हाथ के बजाय दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जा रहा था। तकरीबन 400 लोगों की गलत उंगली पर निशान लगाया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट तक शिकायत पहुंच गई है। राइट हैंड पे निशान लगाया, जिसके कई देर बाद मैंने जब लोगों को फोटो सेल्फी देखी तो मेरा हाथ राइट हैंड आ रहा था सेल्फी में, तो मैंने जांच की तो इसमें करीब 400 व्यक्तियों के राइट हैंड पर निशान लगा चुके थे। जिसके बाद पता चला, जांच में पता किया तो उसमें पता चला कि लेफ्ट हैंड पे निशान लगाने थे, लेकिन यह नियमों की अवहेलना की, धजिया की। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी इसके लिए शिकायत की, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे दौर में 88 सीटों पर मतदान हुआ। गर्मी बहुत थी, लोग मौसम से परेशान नजर आए, लेकिन इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर सब कुछ शांति से हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।